हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उन वीरों और क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने आज़ादी के हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति खुशी खुशी दे दी, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं मिलता या फिर ना के बराबर मिलता है। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी वीर पुरुष, भारत के शेर, जिन्होंने अंग्रेज से बदला लेने के लिए इंग्लैंड जाकर अंग्रेज अधिकारी को मारकर बदला पूरा किया था। उनका नाम ऊधम सिंह था। ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के छोटे से गांव सुनाम, जिला संगरूर में हुआ था। इनका बचपन का नाम शेर सिंह था। बाद में इनका नाम ऊधम सिंह रखा गया था। इनके पिता का नाम टहल सिंह था। इनके पिता रेलवे क्रॉसिंग के चौकीदार के रूप में काम किया करते थे। इनकी माता का बचपन में ही निधन हो गया था तथा सन 1907 में इनके पिता का भी निधन हो गया। इसके बाद उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह और ऊधम सिंह को अमृतसर के खालसा अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। वहीं इनका नाम ऊधम सिंह तथा भाई का नाम साधु सिंह रखा गया। दुर्भाग्यवश भाई की मृत्यु हो गई, जिससे वे अकेले पड़ गए। इस प्रकार उनके जीवन का अत्यंत दुख से भरा रहा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अनाथालय में ही पूरी की। वहीं देशभक्ति गीतों तथा क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुए। अनाथालय से ही भारत की गुलामी और अंग्रेज के अत्याचारों के बारे में जाना और समझा। सन 1919 13 अप्रैल को उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उस समय वे 20 वर्ष के थे। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक काला कानून, रोलेट एक्ट 1919 के विरोध में जलियांवाला बाग में बैसाखी के उत्सव के दिन ही एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई थी, जिसमें कई भारतीय क्रांतिकारी तथा अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौजूद थे। उस शांति सभा में ऊधम सिंह भी शामिल हुए, क्योंकि ये स्थानीय नागरिक में थे जो शांति सभा में आए थे। लोगों को पानी पिलाते तथा कई अन्य छोटे मोटे कार्य कर रहे थे। अगर रोलेट एक्ट के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं, यह वह काला कानून है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को दबाने के लिए लाया गया था। कठोर कानून था। इसका पूरा नाम एनार्चिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 है। हिंदी में इसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 कहा जाता है। इसे मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों को दबाना और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था और नियंत्रित करना था। इस एक्ट में 5 मुख्य बिंदु थे। पहला, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस सबूत या मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा, हिरासत में रखने की अवधि। किसी व्यक्ति को बिना किसी सुनवाई के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। तीसरा, प्रेस पर नियंत्रण। इस एक्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता और अधिक प्रतिबंधित कर दिया, जिससे क्रांतिकारियों तथा भारतीयों के स्वतंत्रता के विचारों का प्रसार करना मुश्किल हो गया। चौथा, न्यायिक प्रक्रिया का अभाव। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने बचाव में वकील रखने या अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। पांचवा, गुप्त सुनवाई। मुकदमे गुप्त रूप से किए जाते थे और जनता को इनकी जानकारी नहीं दी जाती थी। यह कानून प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार की भारतीय क्रांतिकारियों से बढ़ती चिंता का परिणाम था, क्योंकि क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई को और तेज कर दिया था। रोलेट एक्ट ने भारत में व्यापक असंतोष और आक्रोश पैदा किया, जिससे कई सामाजिक राजनीतिक प्रभावित हुए। भारतीयों ने इसे काला कानून करार दिया और इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया था। इसके बाद पूरे पंजाब में, विशेष रूप से अमृतसर में, विरोध किया गया। प्रदर्शन के काफी तेज हो गए और जिससे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने रोलेट एक्ट के खिलाफ जनता को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब विरोध बढ़ने लगा तो 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी समेत कई अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश अधिकारियों ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया। इन नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में और रोलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल को
जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजन किया गया। यह सभा शांतिपूर्ण थी। उस दिन बैसाखी का उत्सव भी था, जिससे उस दिन सभा में स्थानीय लोग भी शामिल थे, जिससे में पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस तरह सभा में 1000, फिर 1500, फिर 2000 लोग, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली गई। इतनी भीड़ को एक साथ एकत्रित देखकर ब्रिटिश हुकूमत डर गई और ब्रिटिश शासन के लिए खतरा माना जाने लगा। अंग्रेजों के अनुसार यह सभा अवैध थी। डायर का मानना था कि भारतीयों में ब्रिटिश हुकूमत का डर खत्म हो गया है। इससे उसी दिन 13 अप्रैल 1919 को शाम 5:30 बजे जनरल ओ डायर के आदेश पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर ने अपने 50 से अधिक हथियारबंद सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र द्वार को घेर लिया तथा सैनिकों को बिना किसी पूर्व चेतावनी के शांतिपूर्ण सभा में गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक लगातार चली, जिसमें 1650 राउंड गोलियां दागी गईं। इस बाग में कोई दूसरा द्वार भी नहीं था। जो सभा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, 10 मिनट में चीखों में बदल गई। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग में मौजूद कुएं में ही कूद गए। उस दिन इतिहास का निर्दोषों पर बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार में स्थानीय लोगों तथा कई प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृतकों की संख्या 2000 के करीब बताई गई और घायलों की संख्या 1500 के करीब बताई गई। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने अपने इस कुकर्म को छिपाने के लिए आधिकारिक रूप से मात्र 379 लोगों के मारे जाने और 1200 लोग घायल होने की पुष्टि की। यह नरसंहार भारतीय इतिहास की बहुत बड़ी दुखद घटना है। आज भी जलियांवाला बाग के दीवारों और मिट्टी में उन मासूमों की चीखें सुनाई देती हैं। उन घायलों में ऊधम सिंह भी थे, जो इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने जलियांवाला बाग में खून से सनी मिट्टी और हाथ में लेकर कसम खाई कि वह जनरल ओ डायर को इसकी सजा जरूर देंगे। इस प्रतिज्ञा ने उन्हें उनके जीवन का नया उद्देश्य दे दिया और उसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हो गए और अनाथालय छोड़ दिया। सन 1924 से 1927 के बीच HSRA असरा क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बने और गदर मूवमेंट का भी हिस्सा थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी भगत सिंह से हुई। भगत सिंह के निर्देश से उन्होंने कई हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करके भारत लाए, जिससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्षों को बढ़ावा दिया जा सके। इसी बीच सन 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई और वो हंसते हंसते फंदे में को चूमकर झूल गए। इससे ऊधम सिंह भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारधारा और निडरता से प्रेरित हुए। सन 1934 में ऊधम सिंह अपना बदला पूरा करने के लिए ब्रिटेन के लंदन पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने 6 गोलियां वाली एक रिवॉल्वर खरीदी और नाम बदल कर रहने लगे। 21 साल तक माइकल ओ डायर को मारने की योजना बनाई। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में एक बैठक के दौरान ऊधम सिंह ने लगातार गोली चलाकर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी और अपनी स्वेच्छा से बिना डरे गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चलाया गया। इस दौरान उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया, जो उनके देश के प्रति समर्पण और एकता का प्रतीक था। 31 जुलाई सन 1940 को ऊधम सिंह को लंदन के पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और उन्होंने भगत सिंह की तरह हंसते हुए फांसी में झूल गए। ये थे भारत के जाबाज सूरवीर, जिन्होंने निर्दोषों को बदला लेने के लिए इंग्लैंड जाकर मारा और उन निर्दोषों मासूमों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। ऐसे महान क्रांतिकारियों का नाम इतिहास के पन्नों में अन्य की अपेक्षा कम सुनने को मिलता है। ऐसे ही और क्रांतिकारी वीर जिन्होंने आजादी के उस हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी। जय हिंद, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।